तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे, घर पे मेहनत चल रही होगी और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो बढ़ रहा होगा, ये मेरी आपसे उम्मीद है। ठीक है, हम लोग जिला सीरीज़ देख रहे हैं, बहुत जल्द जिला सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि दो तीन वीडियो चमोली के, 2 या 3 वीडियो मैक्सिमम नैनीताल और 1-2 वीडियो हरिद्वार की बची हैं। उसके बाद हमारा जिला सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। धैर्य और संयम की जो आपकी परीक्षा यहाँ पे हो रही है और जो आपको वहाँ एग्जाम में करना है, उसको सब मैं आपके साथ हूँ। धैर्य रखना, बस अपने स्तर पे घर पे आपको मेहनत करते रहनी। जो डायरेक्शन मैं आपको देता हूँ उसको फॉलो कीजिए। ठीक, कल परसों कुछ दिनों से एक चीज़ वायरल हो रही है, यानी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पे, खुद पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि अगर एप्लीकेंट हैं भी, उसका मेन कॉज जो है 2020 का कोरोना पीरियड है, ये आप लोग जानते हैं। उस कोरोना पीरियड की वजह से बहुत से जो हमारे भाई बहन हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उनको बहुत सी समस्याएं हुई, तो उन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है, वो भी मेहनत कर रही हैं। बहुत से लोग जो घरों में बैठे थे, 1 साल बहुत होता है मतलब इंसान को घर में कैद करना, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने पढ़ाई वगैरह भी शुरू की थी, कुछ नया करने की उनने शुरू की, तो उनके भी यहाँ पे फॉर्म है। हर कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है, तो आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना होगा। बाकी कितने फॉर्म आए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़, कल गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बजट सेक्शन में अनाउंसमेंट किया कि गैरसैंण जो होगी वो तीसरी कमिश्नर यानी तीसरा मंडल होगा हमारे उत्तराखंड का। तो बहुत से लोग कह रहे थे सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, वो बाद में बना दूंगा किसी दिन अगर फुर्सत मिलेगी तो। लेकिन इतना पैनिक मत लीजिए, कोई आपके भाषा नहीं छीन रहा, कोई आपके सांस्कृतिक अधिकार नहीं छीन रहा, कोई आपके कल्चर पर कोई हाथ नहीं डाल रहा। वो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए कमिश्नर बैठाया जाएगा, जिसके अंदर 4 जिलाधिकारी काम करेंगे और वो पूरा सिर्फ गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि जो प्रशासनिक यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा हो, जो प्रशासन के रूप में बढ़िया काम यानी गुड गवर्नेंस का जो लेवल हो और बेहतर पहुंच सके। 4 जिलों का एक होगा, 4 का एक होगा, 5 का एक होगा, इस प्रकार से उसने गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है। आपकी भाषा, बोली, कल्चर कोई नहीं छीन रहा। ठीक है, इतना परेशान मत होइए। बाकी कितना सही है कितना गलत है वो अलग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, हम लोग अगला जिला का अगला पार्ट देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से आप यहाँ बद्रीनाथ दिखाइए। यहाँ आपको योगध्यान बद्री दिखाना है पांडुकेश्वर के पास, यहाँ बृहद बद्री दिखाना है। देखिए कभी कभी अब क्या होगा फ्यूचर में, आपसे इंडिविजुअल जिले का नाम न पूछ के उस पर्टिकुलर इलाके या पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ देगा जहाँ पे वो होगा। जैसे अगर आपसे कभी पूछ देगा कि योगध्यान बद्री कहाँ पे है, ऑप्शन देगा पांडुकेश्वर, ऑप्शन देगा जोशीमठ, ऑप्शन देगा कर्णप्रयाग, ऑप्शन देगा नंदप्रयाग, तो वहाँ बेहोश नहीं होना है क्योंकि आप लोग स्टडी विथ योगेश के साथ पढ़ रहे हैं और आपको खुद पे भरोसा करना होगा, खुद की समझ को डेवलप करना होगा। मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ बद्रीनाथ है, यहाँ योगध्यान बद्री है, यहाँ बृहद बद्री दिखाना है आपको, इस वाले पोर्शन पे आपको आदि बद्री दिखाना है और यहाँ पे भविष्य बद्री दिखाना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, देखो सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म पे नहीं लिखोगे। जब मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसका ये मतलब होता है कि आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, आपके अंदर उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। यानी आपको सिर्फ देखना है, विजुलाइज करना है और अपने दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट करने। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि अगस्त मुनि जो है वो मतलब जो केदारनाथ मार्ग का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा होगा, बस वाला। तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों SSC पूछेगा। देखिए आप सब जानते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, केदारनाथ यात्रा, ये बहुत ज़्यादा हमारे राज्य में बहुत प्रचलित चीज़ है, इसका ट्रैक जो है। इसलिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ मैंने जो क्वेश्चन किया था वो पढ़ाने के बाद आपसे पूछा था, न कि मैंने ऐसे ही हवा में। ठीक है, देखना इस चीज़ को। तो ये बद्रीनाथ, यहाँ योगध्यान बद्री, यहाँ बृहद बद्री, यहाँ आदि बद्री और भविष्य बद्री, ये पंच बद्री कहलाते हैं। और साथ ही साथ 2 यहाँ पे कल्पेश्वरनाथ और रुद्रनाथ जो बचे हुए थे, जो पंच केदारों में से 2 केदार हैं वो इस जिले में है, बाकी 3 का है चमोली में। तो सबसे पहले आपको पंच बद्री हेडिंग डालना है और उसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे बद्रीनाथ। क्या लिखोगे? बद्रीनाथ, ये आपको हेडिंग डालनी है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बद्रीनाथ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो बनता है, सबसे उत्तर में कौन सी बद्री आती है? बद्रीनाथ, क्योंकि ये साउथ में है, सबसे साउथ ईस्ट है और सबसे नॉर्थ में। ठीक है, अब पहली 2 चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि बद्रीनाथ सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है जबकि आदि बद्री इनमें सबसे ज़्यादा साउथ की ओर है। तो क्वेश्चन एक यही बन गया, निम्नलिखित में से कौन सी बद्री यानी पंच बद्रियों में से उत्तर की ओर अवस्थित है, सर्वाधिक उत्तर में? आप क्या बताओगे? बद्रीनाथ। और सबसे
सबसे दक्षिण में पूछता है तो आदि बद्री। जो लोग सिर्फ रट्टा मार करते हैं, यानी जो बिना समझे आंख बंद करके पढ़ते हैं, उनका क्या काम होगा ना, उनको पंचबद्री याद होंगी, चमोली में स्थित है, इसके अलावा कुछ पता नहीं रहता है। आपसे किसी न किसी दिन क्वेश्चन पूछते समय उस जगह का नाम पूछा जाएगा वो जहाँ पे है। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कर्णप्रयाग के आसपास है, यानी इसकी जो फेमस जो लोकेशन है वो कर्णप्रयाग है इस वाले की, और इस वाले की जो है वो जोशीमठ से 20-22 किलोमीटर दूर है इस वाले की। ये जो है योगध्यान बद्री वो पांडुकेश्वर के पास है। जो बृहद बद्री है ये भी जोशीमठ के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, और जो कि बद्रीनाथ अपने आप में बद्रीनाथ के पास है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ जब आपने लिखा तो इसमें लिखो अलकनंदा के किनारे, यानी यहाँ पर जो नदी बहती है वो कौन सी है, अलकनंदा, क्योंकि अलकनंदा इसी इलाके से होते हुए बहते हैं यूँ, ठीक है। और इन पोर्शनों से उसके साथ कौन सी नदियाँ मिलती हैं, उसकी सहायक नदी। तो पहला पॉइंट लिखा आपने, ये बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है। ये जो बद्रीनाथ है देश के 4 धामों में से एक है, यानी देश के 4 धाम का, उत्तराखंड के 4 धाम तो है ही हैं। उत्तराखंड के कौन कौन से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम हैं। इसके अलावा जो देश के 4 धाम है, उन 4 धामों में से एक धाम ये है। तो अगला पॉइंट लिखो, देश के 4 धामों में से एक, देश के 4 धामों में से एक। अब आप कहोगे सर ये 4 धाम क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस का। देखिए हमारे देश में 4 प्रसिद्ध धाम हैं, जो कि पूरा इंडिया का मैप देखोगे तो एक नॉर्थ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक साउथ में दिखेगा। नॉर्दर्न पोर्शन पे जो दिखेगा वो बद्रीनाथ दिखेगा, क्योंकि उत्तराखंड जो है नॉर्थ की ओर आता है, और इंडिया के मैप पे देखोगे तो उत्तर का जो मतलब धाम होगा वो बद्रीनाथ होगा। बाकी अन्य कौन कौन से, उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, वो क्या बनता है आपका जीएस का क्वेश्चन बनता है। तो देश के 4 धाम कौन से हैं, एक लिख लीजिए आप बद्रीनाथ, ये नॉर्थ में है यानी उत्तर में। दूसरा लिख लीजिए द्वारका, द्वारिका, ठीक है। एक लिख लीजिए जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, ठीक है। और एक लिख लीजिए आप रामेश्वरम, साउथ में, रामेश्वरम यानी रामेश्वरम, ठीक है, ये साउथ में है। ये जो है आपके 4 धाम हैं देश के। तो ये धाम आपसे पूछता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो 4 धाम द्वारिका में बद्रीनाथ है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है और रामेश्वरम है, यानी एक उत्तराखंड में, एक गुजरात में, एक उड़ीसा में और एक साउथ में तमिलनाडु में। ये आपको पता होने चाहिए देश के 4 धाम कौन कौन से हैं। उन 4 धामों में से एक हमारा क्या है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की क्या है, मूर्ति, यानी भगवान विष्णु के क्या है, समर्पित है। तो अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे भगवान विष्णु को समर्पित। किसको लिखोगे, भगवान विष्णु को समर्पित, ध्यान रखना इसको, ठीक है। भगवान विष्णु को ये बद्रीनाथ समर्पित है। और याद रखना इसमें जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो काले रंग की है, यानी काले रंग का मतलब क्या हुआ है, वहाँ वो जो मूर्ति हुआ करती थी वो एक कुंड में थी, उसको शंकराचार्य द्वारा वहाँ से लाके बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया गया था, इसीलिए उसका कलर क्या है, ब्लैक है। अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपको भगवान विष्णु को ये बद्रीनाथ मंदिर समर्पित है। इसके अलावा यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो साउथ इंडिया के क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और माना जाता है कि वो शंकराचार्य के ही वंशज थे, और उनको बोला जाता है रावल ब्राह्मण, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट को, यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो रावल ब्राह्मण होते हैं। पुजारी कौन होंगे यहाँ के, रावल ब्राह्मण, रावल ब्राह्मण, ये इन्हीं के वंशज होते हैं, शंकराचार्य वगैरह के, यहाँ के रावल ब्राह्मण इसके पुजारी होते हैं। एक और पॉइंट है आपको याद होना चाहिए, इसकी जो हाइट है वो लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। अब ये जो है केदारनाथ से कम ऊंचाई पे, ध्यान रखना, ठीक है, 3140 मीटर की ऊंचाई पे है। और पुजारी कौन होते हैं, यहाँ के रावल ब्राह्मण होते हैं। ये जो है बद्रीनाथ, नर यानी अर्जुन, नारायण मन विष्णु, उन 2 पर्वतों से घिरा है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, नर वो नारायण पर्वतों से घिरा है। नर, नर मतलब अर्जुन, प्लस नारायण विष्णु, पर्वतों के बीच, नर व नारायण पर्वत के बीच है, ठीक है। इनके बीच ये आपका देखने को मिलेगा, कौन सा, बद्रीनाथ, नर व नारायण पर्वतों के बीच है। महाभारत काल हो, पुराण हो या कोई अदर काल हो, हमेशा इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता रही है, बहुत इम्पोर्टेंस इसकी रही है, बहुत महत्वपूर्ण जगह ये है धार्मिक रूप से। और इसके अलग अलग नाम आपको महाभारत और पुराणों में सुनने को मिलेंगे, चाहे आपसे मुक्तिप्रदा कहे, चाहे आपसे योग सिद्धा कहे, चाहे आपसे बद्रीवन कहे या बद्रिकाश्रम कहे, सब इसके नाम है। तो इसके नाम लिख लीजिए, महाभारत व पुराणों में इसके अलग अलग नाम हैं। ऐसे ही लिखना आप हेडिंग क्या, पॉइंट लिखो, महाभारत व पुराणों में इसके अलग अलग नाम हैं, जिनमें योग सिद्धा लिख लीजिए, मुक्तिप्रदा लिख लीजिए, क्या लिखोगे, मुक्तिप्रदा यानी जो मुक्ति देता है,
योग सिद्धा बद्रिकाश्रम, ये इसके रहे हैं, यानी मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रिकाश्रम। इसके अलावा जो यहाँ रहे हैं, बद्री वन भी इसको बोला गया है, विशाला भी बोला गया है और नर नारायण भी बोला गया है। बद्री वन भी बोला गया है, बद्री वन, एक लिख लीजिए विशाला, और एक लिख लीजिए नर नारायण, नर नारायण। ये सब इसी के क्या रहे हैं, पहले से ही नाम रहे हैं बद्रीनाथ के, इस जगह के। ठीक है, अब ये जो अपने आप में जो इसका खुलने का टाइम है, ये क्या होता है, शीतकाल में तो ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में, बर्फीले इलाके हैं, तो ये नवंबर के लास्ट में ऑफ हो जाता है, जबकि अप्रैल मई के आसपास इसको पुनः इसके कपाट खोल दिए जाते हैं। सीमित समय के लिए कपाट खोले जाएंगे, एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम इसके दर्शन कर पाओगे, क्योंकि बाकी तो बर्फाबारी होती है, वो इलाके क्या हैं, बहुत बर्फीले इलाके हैं, तो उस समय यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इसके कपाटों को नवंबर अंत के में बंद कर दिया जाता है, जबकि अप्रैल मई के आसपास इसको फिर से क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। ठीक है, अब जो बद्रीनाथ मंदिर है वो 3 भागों में बटा है, इसको पूरा कर लिया आपने, तो मैं आगे लिख रहा हूँ। देखो, बद्रीनाथ जो मंदिर है उसको 3 भागों में बांटा गया है, उन 3 भागों को क्या कहते हैं वो लिख लेना। तो अगला पॉइंट लिखो, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है। कितने भाग में, 3 भाग में बटा है। ये क्या पता आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, में बटा है। अब ये जो 3 भाग हैं उसको क्या क्या कहते हैं, देखिए, जैसे आप एक तो मेन डोर होगा, यानी जो दरवाजा होगा, जो गेट होगा, जो स्टार्टिंग में बहुत से लोग जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा, जो फ्रंट दिखता है उसका, उन 3 भागों में से एक को बोलते हैं गर्भगृह, एक को बोलते हैं मंडप, और एक को बोलते हैं सिंह द्वार। तो 3 भाग क्या क्या होंगे, पहला लिख लीजिए सिंह द्वार, सिंह द्वार, दूसरा लिख लीजिए मंडप, मंडप, और तीसरा लिख लीजिए गर्भगृह। ये गर्भगृह जीएस का क्वेश्चन भी हो जाता है, मैंने पहले भी कहा है, गर्भगृह वह स्थान होता है मंदिर का जहाँ पे पर्टिकुलर मूर्ति स्थापित की जाती है, उस इलाके को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं गर्भगृह। मंडप होता है जो बाहर से, जहाँ पे मतलब जो श्रद्धालु होते हैं, बैठते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उस इलाके को मंडप बोलते हैं। और सिंहद्वार इसका मेन गेट है जो स्टार्टिंग में आता है, यानी एक सिंहद्वार हो गया, एक मंडप हो गया जिसको दर्शन मंडल भी कहते हैं, और तीसरा गर्भगृह हो गया। ठीक है, जो ये मंडप हो गया, इसको दर्शन मंडल लिख लीजिए, दर्शन मंडल, यानी दर्शन मंडल या मंडप जो भी है, दर्शन मंडल, गर्भगृह। ये 3 भागों में बटा है बद्रीनाथ मंदिर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगली चीज आती है, जो मंदिर है इसमें मुख्य रूप से किसकी प्रतिमा है, भगवान विष्णु की काले रंग की प्रतिमा है। और वो कहाँ था, नारद कुंड एक जगह पड़ती है, वहीं वो नारद कुंड में, चमोली में पड़ता है, उसमें इनकी मूर्ति थी। उसमें रहने के कारण उसका कलर क्या हो गया, काला हो गया। उसको शंकराचार्य द्वारा स्थापित कर दिया गया, कहाँ, बद्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, तो अगला जब आपने ये पॉइंट इंपोर्टेंट भी कर देना, ठीक है, ये वाला इंपोर्टेंट कर देना। बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, एक को सिंहद्वार बोलते हैं, एक को मंडप बोलते हैं, एक को गर्भगृह। गर्भगृह वह स्थान होता है जहां मूर्ति स्थापित होती है मेन। सिंहद्वार वो होता है जो गेट होता है, प्रारंभिक जो गेट, बड़ा सा गेट जहां से एंट्री करते हैं। और जो मंडप होता है उसको बोलते हैं दर्शन मंडल, यानी दर्शन मंडल जहां पे श्रद्धालु बैठते हैं। ये आपने नोट किया होगा। तो अगला जो आता है इसमें, जो भगवान विष्णु की है वो किस कलर की मूर्ति है, काले कलर की यहाँ पे मूर्ति है, काले कलर की मूर्ति, काले रंग की विष्णु की क्या है यहाँ पे मूर्ति है, विष्णु मूर्ति। और ये काला कलर क्यों हुआ, क्योंकि एक नारद कुंड पड़ता है, यानी इसको नीचे पॉइंट लिखो, नारद कुंड में रहने के कारण, नारद कुंड में रहने के कारण। ठीक है, और नारद कुंड में रहने के कारण इसका रंग काला लिख लीजिए, इसका रंग काला हो गया था। अब आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के कहाँ स्थापित कर दिया, बद्रीनाथ मंदिर में। तो यहाँ अगला पॉइंट लिखो, शंकराचार्य द्वारा इसे, शंकराचार्य द्वारा इसे बद्रीनाथ में स्थापित, बद्रीनाथ में क्या कर दिया गया, इसको स्थापित कर दिया इस मूर्ति को। ठीक है, ये आपको वो पता होना चाहिए। अब आता है इसका निर्माण किसने किया। निर्माण को लेके आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी ही नहीं, कहीं नहीं मिल सकती स्पष्ट जानकारी आखिर इसका निर्माण किसने किया। कहीं लिखा होगा शंकराचार्य द्वारा किया,
कहीं लिखा होगा कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया, कहीं लिखा होगा अजयपाल के शासनकाल में हुआ। तो बहुत से आपको नाम मिलेंगे, स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, जो इसकी स्थापना है उसको शंकराचार्य ब्रैकेट में लिख लेंगे, अजयपाल के शासन से शुरू और संभवतः कत्यूरियों के टाइम में इसको वर्तमान रूप दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से यानी शंकराचार्य द्वारा इसे बद्रीनाथ में स्थापित किया गया। इतना आपने नोट कर दिया। तो जब इसकी स्थापना की बात आती है तो स्थापना में लिख लीजिए स्थापना, स्पष्ट जानकारी नहीं लिखो, स्पष्ट जानकारी नहीं। ठीक, और नीचे लिखो मान्यता, किसको मान्यता कि किसने इसकी स्थापना की थी, उसमें लिख लीजिए एक शंकराचार्य, शंकराचार्य। दूसरा पॉइंट लिखो अजयपाल के शासन में शुरू, अजयपाल के शासन में शुरू, शासन में शुरू। और तीसरा लिख लीजिए कत्यूरियों के समय पूर्ण, कत्यूरियों द्वारा पूर्ण, यानी कत्यूरी शासन में इसको वर्तमान रूप मिला है। यानी आप ये कह सकते हो जो कत्यूरी राजवंश था उसके टाइम में पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। शंकराचार्य आएगा तो शंकराचार्य कर देना, अजयपाल के शासनकाल में हुआ था या कत्यूरी द्वारा, ये सिर्फ मान्यताएं हैं। अब स्पष्ट जानकारी इन चीज़ों की नहीं मिलती। बहुत प्राचीन मंदिर हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य निर्माण के बारे में नहीं मिल पा रहे होंगे। अब आता है इसकी शैली को लेकर क्वेश्चन कि यहाँ शैली कौन सी। देखिए, ऐसी कोई विशेष या पर्टिकुलर शैली आपको इस मंदिर की नहीं दिखेगी, क्योंकि अब या तो शैली की 3 शैलियां भारत में मंदिर निर्माण की प्रचलित है। मैं हमेशा कहता हूं, एक को बोलते हैं जैसे नॉर्दर्न इंडिया में है नागर शैली, वेसर शैली या द्रविड़ शैली। साउथ इंडिया में द्रविड़, मध्य भारत में वेसर और नॉर्दर्न इंडिया में मिलते हैं नागर शैली। अब उनमें से तो ये है नहीं। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ये लगता क्या है साउथ की वेसर वगैरह शैली का, लेकिन ऐसे इसको नाम नहीं दिया जाता है। अब इस मंदिर में क्या है कि जो जैसे आप इसके छत देखोगे ये हल्का सा कोन टाइप का बना है, यानी शंकु आकार का, इस वजह से इसको शंकुधारी भी कह देते हैं। यानी इसकी जो शैली है शंकुधारी शैली मान दिया जाता है। ठीक है, तो शैली क्या लिखोगे, शंकुधारी शैली, शंकुधारी शैली। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे गर्भगृह है यानी जहाँ पे मूर्ति स्थापित है उसके जस्ट आप टॉप में देखोगे, छत की ओर देखोगे तो आपको एक शंकु टाइप का दिखेगा, कोन टाइप का दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, शंकुधारी शैली भी बोला गया। ठीक है, मंदिर जो है विष्णु का जो मूर्ति है वो शालिग्राम नामक एक पत्थर है। शालिग्राम पत्थर होता है, जैसे आपने शिवलिंग वगैरह देखेंगे काले कलर के जो पत्थर होते हैं वो जो समुद्र वगैरह नदी वगैरह उनके तटीय इलाकों में मिलते हैं, उसी शालिग्राम पत्थर से मूर्ति बनी हुई है जो लगभग आपका 1 मीटर ऊंची है और 3-3.5 फीट क्या है वो या फीट में ऊंचाई है। ठीक है, तो विष्णु की जो मंदिर है शालिग्राम पत्थर से लिखो, जो मूर्ति है वो किसकी है, शालिग्राम पत्थर की, शालिग्राम पत्थर से। ठीक है, पत्थर की बनी है और ये शालिग्राम एक पत्थर होता है, जैसे शिवलिंग वगैरह में देखेंगे आपके काले कलर के जो पत्थर होते हैं उसी टाइप का कुछ होता है। और ये नदी वगैरह जो समुद्र वगैरह है उनके इलाकों में मिलता है। ठीक है, नदी घाटियों में ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1 मीटर है और 3-3.5 फीट क्या है चौड़ा है, तो मतलब ऊंचा है। ठीक है, 1 मीटर ऑब्लिक 3.3 फीट ऊंचा लिख लीजिए। इसकी क्या है मूर्ति की हाइट, ये पूछेगा नहीं। ठीक है, ये शालिग्राम पत्थर से इतना। अब देखिए इस मंदिर के आसपास जो बद्रीनाथ है 5 शिलाएं आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं पंचशिला। उन पंचशिलाओं के नाम आपसे पूछ सकता है, बहुत फेमस है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन पंचशिलाओं के मतलब 5 शिलाएं। एक को बोलते हैं गरुड़ शिला, एक को बोलते हैं नारद शिला, एक को बोलते हैं मार्कंडेय शिला, एक को बोलते हैं नरसिंह शिला, एक को बोलते हैं ब्रह्म कपाल। ठीक है, तो पंचशिला लिख लीजिए। इसके पास पंचशिलाएं यानी 5 शिलाएं हैं, पंचशिलाएं। एक को बोलते हैं गरुड़ शिला, एक को बोलते हैं नारद शिला, एक को बोलते हैं मार्कंडेय शिला। ठीक है, 3 हो गई। कौन कौन से, एक को बोलते हैं गरुड़ शिला, एक को बोलते हैं नारद शिला, एक को बोलते हैं मार्कंडेय शिला। इसके अलावा 2 आते हैं, एक को बोलते हैं ब्रह्म कपाल शिला और एक को बोलते हैं क्या आपका नरसिंह शिला। ठीक है, तो अगला लिखिए नरसिंह शिला, नरसिंह शिला और एक को ब्रह्म कपाल शिला, कपाल शिला। ये 5 शिलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसको नोट कर लीजिए। पंचशिलाएं कहाँ पे स्थित हैं, बद्रीनाथ के पास बोलना। उन पंचशिलाओं में कौन कौन से हैं, गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, ब्रह्म कपाल शिला। ये 5 के 5 शिलाएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आता है पंचधारा, लिख लीजिए आप लोग। देखिए
आपका वो आता है पंचधारा, ठीक है। जैसे पंचशिला लिखा आपने, उसी में पंचधाराएं भी लिख लो। जो पंचधारा कहाँ स्थित है पूछता है आपसे, आप बता देना बद्रीनाथ के पास। उन पंचधाराओं के जो नाम हैं, कुर्मु धारा, उर्वशी धारा, इंदु धारा और इसके अलावा भृगु धारा और प्रहलाद धारा। तो क्या क्या लिखोगे, कुर्मु धारा, उर्वशी धारा, इंदु धारा और आपका क्या, कुर्मु धारा, उर्वशी धारा, इंदु धारा। एक का लिखो भृगु धारा, क्या लिखोगे, भृगु धारा। और अंतिम लिखोगे आप उर्वशी, उर्वशी हो गया, ठीक है, भृगु, भृगु धारा, कुर्मु धारा, उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा और एक को प्रहलाद धारा। ये 5 धाराएं आपको लिखनी है। क्या लिखोगे, प्रहलाद धारा, ठीक है। ये क्या पता पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन सिर्फ ये बद्रीनाथ के साथ पढ़ोगे, अलग से नहीं पढ़ोगे। पंचधारा में कुर्मु धारा, उर्वशी धारा, इंदु धारा, भृगु धारा, प्रहलाद धारा। और पंचशिलाओं में आपको बताया था मैंने, गरुड़ शिला, नारद शिला, इसके अलावा मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, ब्रह्मकपाल शिला। इसी के पास आपको 3 फेमस गुफाएं भी देखने को मिलेगी। उसका नाम है स्कंद गुफा, राम गुफा और गरुड़ गुफा, ठीक है। गरुड़ मतलब ये 3 गुफाएं कौन कौन से, स्कंद गुफा दिखेगी आपको, राम गुफा दिखेंगी। तो यहाँ पे पंचधारा करने के बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, जब आप ये बद्रीनाथ जाओगे, यहाँ एक और बहुत फेमस चीज़ है, गर्म कुंड है अलकनंदा के पास। उसमें लोग स्नान वगैरह भी करते हैं। उस गर्म कुंड का नाम है क्या, तप्त कुंड। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, तप्त कुंड यहीं पर है। तप्त, तप्त नाम से ही लग रहा है वो, तप्त कुंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए गर्म कुंड, यहीं अलकनंदा के पास, यहीं अलकनंदा के पास है, ठीक है। ये जो तप्त कुंड है यहीं किसके पास है, अलकनंदा के पास अवस्थित है, ये भी याद रखना। और एक जगह पड़ती है यहीं पे, ब्रह्मकपाली, जहाँ पितरों का क्या जाता है, पिंडदान किया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखो, ब्रह्मकपाली भी यहीं अवस्थित है, ब्रह्मकपाली। और यहाँ क्या किया जाता है, पितरों का पिंडदान दिया जाता है, पितरों का पिंडदान, पितरों का पिंडदान किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है ये, ब्रह्मकपाली भी आपको यहाँ पे पड़ेगा। बाकी इसी के पास भारत का अंतिम गांव माणा भी आपको देखने को मिलेगा। माणा के आसपास भी 2-3 गुफाएं हैं, उनका नाम है मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या था, पहला वाला पोर्शन हो गया जिसके अंदर बद्रीनाथ। अगला हेडिंग आप लोग देखोगे योग ध्यान बद्री। देखिए, लोगों ने बद्रीनाथ लिखा, उसमें देखो 3 गुफाएं छूट गई हैं। उसका नाम लिख लीजिए, लिखा है नहीं मैंने, स्कंद गुफा लिख लीजिए, गरुड़ शिला गुफा लिख लीजिए और राम गुफा लिख लीजिए, ठीक है। स्कंद गुफा, स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा। देखो इतना परेशान मत होना, इतनी गुफाएं हैं, ये आप सिर्फ देखे रहना है, इसको अपनी कॉपी में देखना कहाँ पे क्या लिखा है, खुद दिमाग में छप जाती हैं यार चीजें, ऑप्शन आ जाते हैं वहाँ। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा, ये 3 की 3 गुफाएं यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ जो माणा है, इसी के पास माणा, भारत का अंतिम गांव आपने सुना होगा, वहां पर भी 3 गुफाएं हैं। उन 3 गुफाओं के नाम लिख लीजिए, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा, ठीक है। माणा में 3 गुफा लिख लीजिए, माणा में एक को लिख लीजिए मुचकुंद, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा, व्यास गुफा। मैंने पहले कहा था चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको थोड़ा सा दिक्कत होंगी क्योंकि यहाँ गुफाएं वगैरह बहुत हैं। तो अब देखो, ये जो बद्रीनाथ है यहाँ पर स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा और राम गुफा देखने को मिलती है। माणा में मुचकुंद, गणेश और व्यास गुफा देखने को मिलती है। देखो कुछ नहीं है, पंचशिलाएं आपने पढ़ी, पंचधाराएं आपने पढ़ी, उसके अलावा ब्रह्मकपाली वगैरह आपने देखी और साथ ही साथ आपको गुफाएं 2 और माणा में, ठीक है। अब जो है यहाँ से मैं जो पढ़ा रहा हूँ 3-4 अदर बद्री के बारे में, यानी जो वहाँ पे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं अपनी तौर से तय करता हूँ कि आपका आना चाहिए, सब कुछ सही रहा तो ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए योग ध्यान बद्री। क्या डालोगे, योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। ठीक ठाक किस्मत रही, हमारा पढ़ना सफल रहा, मेहनत कर रहे हैं तो हमारा मदद ऊपर वाला भी करेगा, बद्रीनाथ भी करेंगे, ठीक है। योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री जो है लगभग 1680 मीटर की ऊंचाई पे। हाइट नहीं पढ़नी है, बस देखे रहना मैंने कितना लिखा है। 2 के ही सिर्फ पता होनी चाहिए। एक सबको पहले आपको बद्रीनाथ का पता होना चाहिए जो मैंने 3140 समथिंग बताया, और एक अंतिम आदि बद्री का पता होना चाहिए 900 समथिंग है वो, ठीक है। 940 950 जितना भी 900 के रेंज में उतना ही पता होना चाहिए। तो योग ध्यान बद्री है वो किसके पास है, यहाँ पे पांडुकेश्वर के पास। कहाँ लिखोगे, पांडुकेश्वर में, पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर में कौन सी बद्री है, योग ध्यान बद्री है। यहां पर जो है माना जाता है कि एक प्रसिद्ध शिला है जिसका नाम है पांडव शिला, ठीक है। तो पांडुकेश्वर के नीचे लिखोगे, यहां पर पांडव शिला है, पांडव शिला।
और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ था। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ था। कहाँ पर? पांडुकेश्वर में। मान्यता क्या है? पांडवों का जन्म। मान्यता में लिखना, मान्यता में लिखो पांडुकेश्वर में। हाँ, योग ध्यान बदली मत कर देना। पांडवों का जन्म मान्यता है, पांडवों का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी यहाँ पे क्या है? मान्यता है। अब देख लीजिए, जो शीतकाल होता है, शीतकाल में जो बद्रीनाथ भगवान है उनकी जो चतुर्मुखी मूर्ति है वो यहीं पर ला के स्थापित की जाती है, यहीं पे उनकी पूजा हो जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शीतकाल में बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहीं पर लाई जाती है। कहाँ पर? योग ध्यान बद्री में। शीतकाल में बद्रीनाथ की, शीतकाल में बद्रीनाथ की चतुर्मुखी यानी 4 मुख होंगे, ठीक है, चतुर्मुखी मूर्ति यहीं पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो शीतकाल है यानी ठंडियों के टाइम पे है, वो बद्रीनाथ की जो चतुर्मुखी मूर्ति है वो यहीं योग ध्यान बद्री में लाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि शीतकाल में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति की पूजा किस बद्री में होती है? आप बता देना योग ध्यान बद्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहा आपका आज का, ठीक है। शीतकाल में भगवान विष्णु की जो चतुर्मुखी मूर्ति है उसकी पूजा कहाँ होती है? पूछता है आपसे योग ध्यान बद्री में। और ऐसा बताया जाता है कि जो पांडव थे, उनके जो पिता थे पांडु, उनको जो श्राप वगैरह मिला था, साप वगैरह दिया गया था, वो अपनी को साप मुक्त करने के लिए उन्हें पांडुकेश्वर में ही आराधना तपस्या की थी। इसी वजह से इस इलाके का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। वो हमने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगला आप लोग लिखोगे बृहद बद्री। ये वाला क्वेश्चन मेरी ओर से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जो आप लोगों को मैंने ये वाला बताया कि शीतकाल में चतुर्मुखी पूजा कहाँ होती है, तो अगला लिखो बृहद बद्री। बृहद बद्री, जो बृहद बद्री है वो कहाँ पर है? जोशीमठ के ही पास है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कहाँ है? जोशीमठ के पास। और इसको जो बोला जाता है पहली बद्री के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट लिखोगे जोशीमठ के पास, जोशीमठ के पास। दूसरा लिखोगे इसको पहली बद्री बोला जाता है, पहली बद्री। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको दूसरा, ठीक है। दूसरा मेरी ओर से आज का क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये हो गया कि अब मैं आपको ऐसा ही करूंगा कि ये कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बद्री किसको बोला जाता है बोलोगे तो बृहद बद्री को बोला जाता है, क्योंकि शंकराचार्य द्वारा सबसे पहले इसी स्थान पे भगवान विष्णु की प्रतिमा क्या की थी? स्थापित की गई थी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पहली बद्री बोला जाता है। और यहाँ पर यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जो बृहद यानी जो बूढ़े सन्यासी हैं उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे, इसलिए भी हो सकता है कि इसको बृहद बद्री बोला जाता है। तो हमने वो नहीं देखना है। आपसे ये पूछेगा कि पहली बद्री किसको बोला जाता है, आप बताओगे बृहद बद्री। और क्यों बोला जाता है अगर पूछता है तो शंकराचार्य द्वारा सबसे पहले यहीं पर विष्णु की मूर्ति स्थापित, शंकराचार्य द्वारा सबसे पहले यहीं पर मूर्ति स्थापित, पहले यहीं पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित, लिख लीजिए विष्णु प्रतिमा स्थापित, प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? बृहद बद्री बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, पहली बद्री। अगला जो आपका आता है उसका नाम है भविष्य बद्री। अगला क्वेश्चन मेरी ओर से आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगला आप लोग लिख लीजिए भविष्य बद्री। भविष्य बद्री जो मैंने अभी बोला, अभी आधे लोगों का स्क्रीनशॉट छूट गया होगा, आप लोग लिखना भगवान शंकराचार्य द्वारा सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा वहीं पर स्थापित, कहाँ पे? जो बृहद बद्री बताया है, भगवान विष्णु की सबसे पहले प्रतिमा वहीं पर स्थापित। जो भविष्य बद्री है ये मेरी ओर से आज का तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी देखो क्योंकि है तो यहाँ पे जोशीमठ है, यहाँ से नीति वाला जो मार्ग जाता है वहीं पर पड़ता है जोशीमठ नीति मार्ग में, यानी जोशीमठ से 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम है क्या? सुबेन नामक जगह पे, ठीक है। तो लिखोगे जोशीमठ नीति मार्ग पर सुबेन नामक जगह पे, जोशीमठ नीति मार्ग। इस मार्ग में एक सुबेन नाम की जगह है, यहाँ पर ये पड़ता है, सुबेन नामक जगह पर, नामक जगह पर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे? भविष्य बद्री। अब देखिए ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भगवान विष्णु के आधी मूर्ति की पूजा होती है, यानी आधे आकृति की पूजा होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इस पॉइंट को। भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा होती है यहाँ पे, आधे आकृति की पूजा,
आकृति की पूजा। इस लाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, और ये भविष्य बद्री में होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा किस बद्री में होती है? भविष्य बद्री में। ये इंपॉर्टेंट है। और ये मान्यता है कि जब घोर कलयुग आएगा उसके बाद जो भगवान विष्णु है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ से? जो बद्रीनाथ में अभी विराजमान है वहाँ से शिफ्ट होकर उनकी मूर्ति कहाँ विराजमान हो जाएगी? आपका भविष्य बद्री में हो जाएगी, और वो मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो होगा फ्यूचर में बद्रीनाथ की जो पूजा होगी, जो विष्णु की पूजा होगी, इस मंदिर में होगी। इसीलिए इसका नाम भविष्य बद्री, यानी फ्यूचर में जो बद्री होंगे वो यहाँ विराजमान होंगे। नाम से ही लग रहा है कि फ्यूचर में भविष्य कहाँ विराजमान होंगे? भविष्य बद्री में। और मान्यताएं हैं, अब आप लोग जानते हैं मान्यताओं के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये माना गया है कि जो ये भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा है, घोर कलयुग जब आएगा बद्रीनाथ से भगवान शिफ्ट हो जाके कहाँ चले जाएंगे? भविष्य बद्री में चले जाएंगे, और भविष्य बद्री में इनकी पूर्ण मूर्ति की क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी। ठीक है, जब आपने भविष्य बद्री लिख लिया उसके बाद आपको क्या लिखना है? आदि बद्री। कौन सी बद्री लिखोगे? आदि बद्री। ठीक है, और अंतिम जो होगा हमारा ये आदि बद्री। अगला चौथा क्वेश्चन मेरे ओर से आज का इंपोर्टेंट जो होगा आपका आदि बद्री। ठीक है, ये इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए। आदि बद्री जो है वो कर्णप्रयाग से 20-22 किलोमीटर की दूरी, यानी कर्णप्रयाग इसके आसपास पड़ता है, कर्णप्रयाग के नज़दीक है आदि बद्री। और ये क्यों प्रचलित है? इसका जो स्थानीय नाम है उसका नौठा नाम है। अगर आपसे पूछता है कौन सा आपका बद्री नौठा नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, स्थानीय नाम लिख लीजिए नौठा। स्थानीय नाम क्या लिखोगे? नौठा लिखोगे। ठीक है, और ये मान्यता है, और ये लिख लेना आदि बद्री सभी बद्री में सबसे कम ऊंचाई पे, सभी बद्री में सबसे कम ऊंचाई पे, सभी पंच बद्री है ना उसमें सबसे कम ऊंचाई, बद्री में सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई पे स्थित है ये वाला। और आदि बद्री को स्थानीय भाषा में नौठा कहते हैं। 900 एंड समथिंग इसकी क्या है? ऊंचाई है, वो नहीं देखना। अब क्या है, जो भगवान विष्णु है उनके सबसे पहले जो दर्शन होते हैं, यानी प्रथम दर्शन होते हैं, इसी में होते हैं। तो अगला पॉइंट लिखो, भगवान विष्णु के प्रथम दर्शन इसी बद्री में, विष्णु के प्रथम दर्शन, यानी भगवान विष्णु के प्रथम दर्शन किस बद्री में होता है पूछता है आपसे, तो आप लोग बता दोगे आदि बद्री में। ठीक है, ये तो थे आपके पंच बद्री, जो कि थोड़ा लेंदी सेशन था, थोड़ा टिपिकल था। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कुछ ही टेंशन नहीं लेना है यार, आपको पता है बद्रीनाथ इधर है, उसके नीचे आपका योगध्यान बद्री है, उसकी राइट इस साइड को आपका बृहद बद्री है, इधर आपको ईस्टर्न पोर्शन पे जाओगे आपको भविष्य बद्री दिखेगी, साउथ ईस्ट पोर्शन पे आओगे आदि बद्री दिखी। बद्रीनाथ की शैली में है, कौन सी मूर्ति है वहाँ पे, पंचधाराएँ कौन सी है, पंचशिलाएँ कौन सी वहाँ पे गुफाएँ हैं, कहाँ पे भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा होती है, कहाँ भगवान विष्णु भविष्य में विराजमान होंगे, कहाँ पर सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, कौन सी बद्री को नौठा नाम से भी जाना जाता है, ये सब आपके दिमाग में छप गई होंगी, पेपर में आप बेहोश नहीं होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए। कल सैटरडे है, वीडियो थोड़ा लेट आएगी। थैंक यू।